हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट आई थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक्सरसाइज सॉल्व कराने के लिए, तो फ्रेंड्स आज हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ क्वेश्चंस को कंबाइन करके बताने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस इसमें दिया गया है कि शी सेज समथिंग इट इज़ ट्रू। पहला एग्जाम्पल हमारा है शी सेज समथिंग इट इज़ ट्रू। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। शी सेड समथिंग, वह कुछ कहती है। इट इज़ ट्रू, वह सच है। इसको जब हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो भी वह कहती है वो सच है। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने आपको बताया कि इसमें तीन रूल होते हैं। एक नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, तीन तरह के रूल इसमें होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें नाउन क्लॉज का यूज हमें करना है। और फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज हमें पता कैसे चलता है? जब भी हम क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं, जब हम क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे या फिर व्हाट लगा के जब क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज ट्रू, क्या सच है। व्हाट शी सेज, जो वह कहती है वो सच है। तो जब हम व्हाट या क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो हमें आंसर मिलता है वो एक नाउन क्लॉज होता है इसमें। तो क्या सच है? जो वह कहती है। तो जो वह कहती है ये चीज़ हमें पहले लिखना होगा। और यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जब भी बात की बात होती है तो हम जो के लिए व्हाट का यूज करते हैं। तो क्या सच है? जो बात वो कहती है वो सच है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले व्हाट का यूज करते हैं। वैसे तो नियम ये है कि जब दूसरा वाला सेंटेंस हमारा इट या दिस से शुरू होता है तो हम सबसे पहले दैट का यूज करते हैं। तो जनरली ऐसा ही होता है कि यहाँ पे हम सबसे पहले दैट का यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी एक बात की बात हुई, शी सेज समथिंग, वह कुछ कहती है, अर्थात कोई बात कहती है। इट इज ट्रू, वह सच है, वह बात सच है। यहाँ पे बात की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट का यूज किया कि व्हाट शी सेज, जो बात वो कहती है। अब इसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में से हमें क्या करना है? केवल इस सब्जेक्ट को हटा देना है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से हम लिख देंगे इज ट्रू। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि व्हाट शी सेज इज ट्रू। इस प्रकार से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू विल स्टैंड फर्स्ट, दिस इज सर्टेन। दूसरा क्वेश्चन है यू विल स्टैंड फर्स्ट, यानी कि तुम प्रथम आओगे। यू विल स्टैंड फर्स्ट, दिस इज सर्टेन। इसको भी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो दिस इज सर्टेन यानी कि यह निश्चित है। क्या निश्चित है? दैट यू विल स्टैंड फर्स्ट, कि तुम फर्स्ट आओगे। तो जब हमने यहाँ पे व्हाट लगा के क्वेश्चन किया कि व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है, तो आंसर क्या मिला? दैट यू विल स्टैंड फर्स्ट, कि तुम फर्स्ट आओगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दैट का यूज अप कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें नाउन क्लॉज का ही यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? दैट यू विल स्टैंड फर्स्ट। दैट के बाद पहला वाला सेंटेंस पूरा लिख लेंगे, दैट यू विल स्टैंड फर्स्ट। और इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है उसमें से इट या दिस जो आया है उसको हटा देना है और बाकी सब इसी में ऐड कर देना है, इज सर्टेन। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि दैट यू विल स्टैंड फर्स्ट इज सर्टेन। अगर चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि दिस इज सर्टेन दैट यू विल स्टैंड फर्स्ट, ऐसा भी इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग। The Taj Mahal is the most beautiful building. अब इसी में दूसरा सेंटेंस हमारा है It is a fact. It is a fact. अब फ्रेंड्स, यहाँ भी अगर हम क्वेश्चन करें कि what is a fact, what is a fact, क्या फैक्ट है? दैट द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो ये भी दैट से स्टार्ट हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दैट का यूज कर देंगे और इसके बाद पहला सेंटेंस पूरा लिखेंगे कि दैट द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग, द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग। अब दूसरे वाले में हमें क्या करना है? केवल जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हटाना है, इट को हटाना है। इज अ फैक्ट, ये इसी में ऐड कर देंगे।
तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि दैट द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज अ फैक्ट, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि इट इज अ फैक्ट दैट द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ही विल नॉट कम, दिस इज माई बिलीफ। ही विल नॉट कम, दिस इज माई बिलीफ। तो अगर हम इसमें भी क्वेश्चन करें कि व्हाट इज माई बिलीफ, मेरा क्या विश्वास है, दैट ही विल नॉट कम, कि वह नहीं आएगा, तो यहां भी हम इसको दैट से स्टार्ट कर सकते हैं कि दैट ही विल नॉट कम। अब दूसरे सेंटेंस में से हमें दिस को हटाना है, इज माई बिलीफ हो जाएगा, इज माई बिलीफ। या फिर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि माई बिलीफ इज दैट, माई बिलीफ इज दैट ही विल नॉट कम। ऐसा भी इसको हम बना सकते हैं, माई बिलीफ इज दैट ही विल नॉट कम। या फिर ऐसे बना सकते हैं कि दिस इज माई बिलीफ दैट ही विल नॉट कम। तो इसको तीनों तरह से कंबाइन कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि वह एक जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति है, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। अदरवाइज ही इज अ गुड मैन, अदरवाइज ही इज अ गुड मैन। तो ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि वह गुस्से वाला आदमी है, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला आदमी है। अदरवाइज ही इज अ गुड मैन, और अन्यथा वो एक अच्छा आदमी है, इसके अलावा वो एक अच्छा आदमी है। तो इसको भी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही कंबाइन करना है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम नाउन क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगाने पे हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। इसमें कहाँ पे हम क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें नाउन क्लॉज का यूज़ नहीं हो सकता है। इसमें एडवर्ब क्लॉज का हमें यूज़ करना होगा, जिसमें हम ओनली का यूज इसमें कर सकते हैं। वह एक अच्छा आदमी है, केवल शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर हम इसमें एक्सेप्ट दैट का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट दैट। तो हम अगर इसमें एक्सेप्ट दैट का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा एक्सेप्ट दैट ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। इसके अलावा कि वह एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है, एक्सेप्ट दैट ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस वैसे लिख लेंगे, ही इज, अदरवाइज को हटा देंगे, ही इज अ गुड मैन। तो या तो हम इसमें एक्सेप्ट दैट का यूज़ करके इसको कंबाइन कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें ओनली का भी यूज़ कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, तो दूसरा सेंटेंस पहले लेके आएंगे, ही इज़ अ गुड मैन, इसको हम पहले लिख देंगे। अब इसके बाद हम ओनली का यूज़ करके ये पहला वाला सेंटेंस लिख सकते हैं, ओनली ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, ओनली ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इस तरह से भी हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। He is a good man, only he is short tempered. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है The man was caught, he stole my watch. तो हमारा छठवां एग्जाम्पल है, The man was caught, he stole my watch. तो इसमें क्या कहा गया कि वह आदमी पकड़ा गया, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो यानी वह आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। जब इसको हिंदी में कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा द मैन। अब जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, कौन सा आदमी, कैसा आदमी, यहाँ पे हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिसने मेरी घड़ी चुराई थी ये इस नाउन को जो है मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि कौन सा आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो ये आदमी की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है, तो हु का यूज करेंगे, हु स्टोल माई वॉच। जब किसी पर्सन की बात होती है तो हु का यूज करते हैं, और जब किसी वस्तु की बात होती है या छोटे जीव की बात होती है तो विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैन यानी एक पर्सन है तो हु का यूज करेंगे, द मैन हु स्टोल माई वॉच। अब इसके बाद जो पहला सेंटेंस है इसमें से ये तो हट जाएगा, सीधे लिखेंगे वॉज कॉट, वो पकड़ा गया।
तो इस तरह से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसमें हमने एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किया है, क्योंकि हु स्टोल माई वॉच ये यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में। और जो एक नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे हु स्टोल माई वॉच ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है द फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स। द फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, they were hanging, the grapes were hanging over the garden walls. The grapes were hanging over the garden wall. तो इसको फ्रेंड्स अगर हम हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं तो क्या होगा, लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखा, जो यहाँ पे केवल जो आ जाएगा, जो गार्डन की वॉल पर लटक रहे थे। तो यहाँ पे जो आ गया, तो जो के लिए हम इसमें विच का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रैप्स की बात हो रही है। ग्रैप्स के लिए हम विच का यूज़ करेंगे, हु का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, द फॉक्स सॉ सम ग्रैप्स। अब यहाँ पे हमें विच का यूज़ करना होगा, which were hanging over the garden wall। तो इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। और इसमें भी अगर देखा जाए तो which were hanging over the garden walls ये किसको बता रहा है, उस ग्रैप्स के बारे में बता रहा है। तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। He did not appear at the examination. He did not appear in the examination. वह एग्जामिनेशन में उपस्थित नहीं हुआ। और इसके बाद है nobody knows the reason, कोई भी इसका कारण नहीं जानता है। Nobody knows the reason। तो एग्जाम्पल है he did not appear in the examination, वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुआ। nobody knows the reason, और कोई भी इसका रीज़न नहीं जानता है। अब इस सेंटेंस में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसको कंबाइन करने के लिए हम इसमें नाउन क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें नाउन क्लॉज भी आ सकता है और एडजेक्टिव क्लॉज भी आ सकता है। सबसे पहले नाउन क्लॉज कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा इसमें मेन क्लॉज है nobody knows the reason। अगर हम केवल nobody knows यहाँ पे हम what लगा के क्वेश्चन करते हैं कि nobody knows what, कोई क्या नहीं जानता है कि वह एग्जामिनेशन में अपीयर क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे कि वह एग्जामिनेशन में अपीयर क्यों नहीं हुआ, ये नाउन क्लॉज हो गया। लेकिन अगर हम देखें इसमें रीजन को भी लेके चलते हैं, nobody knows the reason, कोई कारण नहीं जानता है। कौन सा कारण, कि वह एग्जामिनेशन में उपस्थित क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा, उस रीजन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि रीजन एक नाउन है और नाउन के बारे में जो बताए वो एडजेक्टिव है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि nobody knows, और इसके तुरंत बाद हम वाई का यूज़ कर सकते हैं, या फिर nobody knows the reason के बाद भी वाई लगा सकते हैं। तो हम ऐसे इसको बनाते हैं nobody knows why he did not appear, he did not, इसको पूरा ऐसे नोट कर लेंगे, why he did not appear in the examination, तो इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे कि nobody knows the reason why he did not appear in the examination। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज द प्लेस, दिस इज, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, दिस इज द प्लेस। और दूसरा सेंटेंस है हियर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स, हियर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स, यानी यही वह स्थान है। दिस इज द प्लेस, यह एक स्थान है। हियर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स, जहाँ रॉबर्स द्वारा मुझ पर अटैक किया गया था।
तो हम इसको जब हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा कि यही वह स्थान है जहां रॉबर्स के द्वारा मुझ पर अटैक किया गया था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पहला वाला क्लॉज लिखेंगे, दिस इज द प्लेस। अब हेयर की जगह पे हम यहाँ पे वेयर कर देंगे, क्योंकि इसमें जहां आ गया, जहां रॉबर्स ने मुझ पर अटैक किया था। तो वेयर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स। इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो जब भी एक प्लेस की बात होगी, एक प्लेस शो होगा, तो वहां पे हम वेयर का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है ही इज इल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। ही इज इल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो फ्रेंड्स अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें एक रीजन शो हो रहा है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा। उसके स्कूल ना जाने का कारण क्या है कि वह बीमार है। इसमें एक रीजन की बात हुई है, और रीजन की बात सिंपल में भी होती है, कॉम्प्लेक्स में भी होती है, कंपाउंड में भी होती है। जब सिंपल सेंटेंस बनाना होगा हमें रीजन शो होगा, और सिंपल बनाना होगा तो उसमें हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें बीइंग का यूज करके। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो, और सब्जेक्ट डिफरेंट है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं सिंपल बनाने के लिए। और अगर रीजन शो हो रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो उसमें हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं। और कंपाउंड बनाना है तो उसमें सो का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें बिकॉज का यूज करेंगे। लेकिन अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है कि ही इज इल बिकॉज ही विल नॉट गो टू स्कूल, ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं। यानी कि इसमें ये वाला सेंटेंस पहले लिखना होगा हमें, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पे हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ही इज इल। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो अगर हम इसको देखें, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, इसका अपना पूरा सेंस है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है अपना सेंस देने के लिए। यानी कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो क्लॉज है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है, ये अपना पूरा सेंस नहीं दे रहा है। इसका पूरा सेंस समझने के लिए हमें ये वाला क्लॉज पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। यानी कि ये जो क्लॉज है बिकॉज ही इज इल, ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों को मिला के बनता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, और दिया गया स्टडियस यानी कि पढ़ाकू है, एंड हैज अ जनरस माइंड, and has a generous mind, और वो उदार व्यक्ति है। और इसके बाद दिया गया है it is known to one and all, it is known to one and all। अब इसका मतलब क्या है कि वह इंटेलिजेंट है, वह पढ़ाकू है, एंड हैज जेनरस माइंड, और बहुत ही उदार है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। इट इज नोन टू वन एंड ऑल, यह सबको मालूम है। तो व्हाट इज नोन टू वन एंड ऑल, क्या सबको मालूम है? दैट ही इज इंटेलिजेंट, स्टूडियस एंड हैज अ जेनरस माइंड। तो यानी कि यहाँ भी हम दैट का यूज सबसे पहले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा जो सब्जेक्ट है वो इट है, और इसमें की से हमारा आंसर मिल रहा है। तो हम सीधे सबसे पहले दैट का यूज कर देंगे, फिर पहला सेंटेंस पूरा नोट करेंगे, दैट ही इज इंटेलिजेंट, स्टडियस एंड हैज अ जेनरस माइंड, ये पूरे का पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, एंड हैज अ जेनरस माइंड। तो ये पहला सेंटेंस जब हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे में केवल हमें इस इट को हटाना है और पूरा नोट कर लेना, इज नोन टू वन एंड ऑल। यहाँ से हम इसमें ऐड कर देंगे,
इज नोन टू वन एंड ऑल। ये जैसे हमने स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल बताए, सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन था। अब एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, और इसके बाद है द सन हैड सेट बिफोर, द सन हैड सेट बिफोर। आई रीच्ड होम यानी कि मैं घर पहुंच गया, द सन हैड सेट बिफोर यानी सूरज पहले ही डूब चुका था, अर्थात मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज डूब चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज डूब चुका था। तो इसमें अगर हम देखें तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जैसे हम बनाते हैं बिफोर या आफ्टर का यूज करके, उसी तरह से इसको हमें कंबाइन करना है। और ये जो सेंटेंस हमारा है दूसरा वाला, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे हैड दिया गया है और इसमें सेकंड फॉर्म आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब बिफोर का यूज होता है तो ये हैड वाला जो क्लॉज है ये सबसे पहले आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द सन हैड सेट बिफोर। अब ये पहला वाला जो क्लॉज, पहला जो सेंटेंस है, इसको वहाँ पे ऐड कर देना है, बिफोर आई रीच्ड होम। ये तो बहुत ही ईजी था। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज डूब चुका था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी सेंटेंसेज अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप कहेंगे तो इसके और भी एक्सरसाइज हम लेके आएंगे आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।